हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का सेकंड वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग को पढ़ना है हु कुड हंट, है ना। यहाँ इस टॉपिक से आज हम लोग को पढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइफ्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन एट अनदर वे। क्या कह रहा है कि जैसे जो नया फॉरेस्ट लॉ आया था, इसके कारण जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट से जो चुनते थे, कुछ अपना सामान चुन करके बेचा करते थे, उनके लाइफ को चेंज किया यहाँ पे। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट आर सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, पैट्रिजेज एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल। फॉरेस्ट लॉ के पहले 1927 का जो फॉरेस्ट लॉ था, उसके पहले बहुत सारे लोग जो जंगल में या फिर जंगल के नज़दीक आसपास में कहीं रहते थे, वे लोग शिकार करके या फिर किसी तरीके से यहाँ पे छोटे मोटे जानवर को मार करके ही यहाँ पे उनका काम चलता था। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। हालांकि ये जो प्रैक्टिस था, फॉरेस्ट लॉ के द्वारा इसको हटा दिया गया, प्रोहिबिट किया गया। दोज वेर काउट हंटिंग वेर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। जो हंटिंग के लिए यहाँ पकड़े जाते थे, जो शिकार करते हुए पकड़े जाते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, पोचिंग के जुर्म में, शिकार करने के जुर्म में। वाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट टू हंट, पीपल ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पॉट। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही फॉरेस्ट लॉ से डिप्राइव किया गया उनके कस्टमरी राइट को, मतलब कि हंटिंग के राइट छीन लिया गया, उनका जो कस्टमरी राइट था, मतलब उनका जो रीति रिवाज कस्टम था हंटिंग करने का, ये छीन लिया गया डिप्राइव्ड पीपल से। तो उसके बाद हंटिंग जो है एक बिग बड़ा गेम बन गया, एक स्पॉट बन गया। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर मेल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरी। जो कोर्ट में लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके लिए शिकार करना, जानवरों का शिकार करना काफ़ी पुराना गेम यहाँ पे एक तरह से देखा जाता है। मैनी मुगल पेंटिंग्स ऑफ प्रिंसेज एंड इंपेरर्स एंजॉइंग हंट। कई मुगल पेंटिंग में आपको देखने को मिला कि जो मुगल राजा थे यहाँ पे, वो यहाँ पे शिकार करते थे। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंड एट वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। लेकिन कॉलोनियल रूल में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस समय हंटिंग इतना, मतलब कि कुछ इस तरीके का हो गया, इतना हाई लेवल पे हंटिंग यहाँ पे किया जाने लगा कि बहुत सारे जानवर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, लगभग एक्सटिंक्ट हो गए। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। ब्रिटिश जो थे बड़े जानवर को यहाँ पे वाइल्ड और सेवेज सोसाइटी के रूप में देखते थे। प्रिमिटिव यानी कि पुराने ज़माने, मतलब पुराने सोच वाले ऐसा देखते थे। दे बिलीव दैट किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो डेंजरस जानवर है उसको मार देने से ब्रिटिश जो है इंडिया को सिविलाइज कर देगा। दे गेव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। जो टाइगर होते थे उनको मारने के लिए लोग रिवार्ड देते थे। वुल्व्स और अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दैट दे पोज अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। और भी कई जानवर जो यहाँ पे उनको थ्रेट लगता था ऐसा कि ये जो है हमारे लिए खतरा है, तो ऐसे जानवर को मारने के लिए रिवार्ड रखा गया। ओवर 80,000 टाइगर, 15,000 लेपर्ड्स एंड 80,000 टाइगर, 1,50,000 लेपर्ड एंड 2 लाख वुल्व्स वेयर किल्ड फॉर रिवार्ड इन द पीरियड 1870 टू 1925। लगभग 50 साल के पीरियड में इतने सारे टाइगर को यहाँ पे मार दिया गया। ग्रेजुअली द टाइगर कैम टू बी सीन एज अ स्पॉटिंग ट्रॉफी। तो इस तरीके से टाइगर अब एक स्पॉटिंग ट्रॉफी, मतलब एक ट्रॉफी की तरह देखा जाने लगा। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलोन शॉट 1157 टाइगर एंड 2,000 लेपर्ड अप टू 1957। एक सरगुजा यहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, उसके महाराजा अकेले 1157 टाइगर को यहाँ पे मारे, लगभग 2,000 लेपर्ड को मारे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल, है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। किल 400 टाइगर, 400 टाइगर को यहाँ पे मारा था। इनिशियली सर्टेन एरिया ऑफ फॉरेस्ट वेयर रिजर्व फॉर हंटिंग। यहाँ तक कि जंगल के कुछ एरिया को हंटिंग के लिए रिजर्व रखा गया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हंटिंग होगा। वली मच लेटर डिड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट बिगिन टू आर्ग्यू दैट दीज स्पेसीज ऑफ एनिमल नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट टू बी किल्ड। हालांकि उसके कई साल बाद कई इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पे सामने आए और बोले कि ये सब जो जानवर है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि इसको मारना चाहिए। अब न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। नए नए ट्रेड यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, नए तरह के एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुए, नए सर्विसेज डेवलप हुए, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो while people lost out in many way after the forest department took control of forest, some people benefited from the new opportunity that opened in the trade। क्या करें, कई लोग को यहाँ पे लॉस हुआ, जो पुराने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कंट्रोल किया गया फॉरेस्ट को, है ना, उसमें। लेकिन कुछ लोग को यहाँ बेनिफिट भी हुआ क्योंकि इसे नया अपॉर्चुनिटी मिला ट्रेड का। मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। कई कम्युनिटी अपने पुराने ऑक्यूपेशन जो जंगल पे बेस्ड थे उसको छोड़ दिया एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करने लगा। दिस हैपेंड ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में होने लगा। फॉर एग्जाम्पल विथ ग्रोइंग डिमांड फॉर रबड़ इन द मिड 18th सेंचुरी, द
Munduruku peoples of Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubbers for supplying to traders. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि ब्राज़ील के कुछ जंगली लोग यहाँ पे जो जंगल में रहते थे वे लोग रबड़ का ट्रेड करने लगे, रबड़ को उपजाने लगे, ऐसे समझ सकते हैं. ग्रेजुअली द डिसेंडेड टू लाइफ इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स. और धीरे धीरे जो अपना वो पुराना जीवन यापन का तरीका को छोड़ करके कम्प्लीटली रबड़ एक ट्रेडर की तरह डिपेंड हो गए. इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज नॉट न्यू. इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड कोई नया नहीं था. फ्रॉम द मिडिवियल पीरियड ऑनवर्ड वी हैव रिकॉर्ड ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, कोकॉन्स, आइवरी, है ना. तो क्या करें कि मिडिवियल पीरियड के पहले से भी यदि देखा जाए तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा हाथी का दांत ऐसा बेचा जाता था, ठीक है, सींग बेचा जाता था, सिल्क, कोकॉन्स ऐसा बेचा जाता था थ्रू नोमैडिक कम्युनिटी लाइक बंजारा. तो जैसे बंजारा कम्युनिटी के द्वारा. विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ब्रिटिश के आने से ट्रेड जो है कम्प्लीटली रेगुलेटेड था, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया. किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उसमें ट्रेड करने के लिए, उसको खरीद बिक्री करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म को यहाँ पे अधिकार दे दिया जाता था कि एक वही कंपनी जो है इस पूरे एरिया में ट्रेड करेगी. ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाई लोकल पीपल वे रिस्ट्रिक्टेड. लोकल पीपल के द्वारा ग्रेजिंग और हंटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया. इन द प्रोसेस मैनी पास्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराचा, एरुकुला, ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसे नोमैडिक कम्युनिटी रहते थे. लॉस्ट देयर लिवलीहुड. तो ये लोग जो है अपना लिवलीहुड खो दिए क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया. सम ऑफ देम बिगन टू कलेक्ट कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइबर्स. तो कई ट्राइब्स को यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब कहा गया. एंड वे आर फोर्स्ड टू वर्क इन स्टेट इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन. और उनको गवर्नमेंट के सुपरविजन में, गवर्नमेंट के देखरेख में यहाँ पे फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन में यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिडंट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल. तो नया अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लोगों का भलाई ही होगा. इन असम बोथ मेन एंड वीमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथाल एंड ओराव फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ रिक्रूटेड टू वर्क ऑन अ टी प्लांटेशन. तो जैसे संथाल और ओराव जो ट्राइब्स थे झारखंड के, इनके मेन और वुमेन को छत्तीसगढ़ से गोंड ट्राइब को यहाँ पे रिक्रूट करके लाया गया, उनका भर्ती करके लाया गया प्लांटेशन के लिए, असम में चाय का प्लांटेशन के लिए. देयर वेजेज वेयर लो. उनका जो मजदूरी था काफ़ी कम था. एंड कंडीशन ऑफ वर्क वेयर वेरी बैड. और वर्किंग का जो कंडीशन था वो काफ़ी बुरा था. दे कुड नॉट रिटर्न इजली टू देयर होम विलेजेज फ्रॉम देयर हैड बी रिक्रूटेड. तो जहाँ से उनका रिक्रूटमेंट हुआ, मतलब उनका जो नेटिव विलेज है वहाँ से वो आसानी से अपने घर नहीं जा सकते हैं. इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था. अब रिबेलियन इन द फॉरेस्ट. तो इस तरीके से जब होने लगा, काफ़ी ज़्यादा सताया जाने लगा, तो लोग यहाँ पे रिबेल बन गए, विरोधी हो गए. इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वेर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम. तो इंडिया के कई हिस्सों में या फिर दुनिया में भी फॉरेस्ट कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे रिबेल विरोध किया गया. जो भी चेंज इम्पोज किया जा रहा था उनके ऊपर, इम्पोज मतलब कि ज़बरदस्ती लादा जा रहा था, ऐसा बोल सकते हैं. द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगना. तो संथाल परगना झारखंड में भी आता है. वहाँ के 2 लीडर थे जिनका नाम था सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर, और अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश. आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन द सॉन्ग्स एंड स्टोरी. तो इनको आज भी उस एरिया में स्टोरी के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में याद किया जाता है, इनके नेतृत्व के लिए, इनके योगदान के लिए. वी विल नाउ डिस्कस इन द डिटेल ऑन द सच रिवेलियन टुक प्लेस इन किंगडम ऑफ बस्तर. तो बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है. 1910 में वहाँ पे एक रिवेलियन हुआ. वहाँ पे इसका मैप देख सकते हैं. आई थिंक बस्तर का ही मैप दिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे 1910 में एक रिवेलियन हुआ था, वहाँ पे बताया, उसके बारे में बताया गया है. तो बस्तर लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर आंध्र प्रदेश. तो छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट हिस्से में, जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास है, उसके वहाँ पे लोकेटेड है. आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तीनों स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन प्लेटू. बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट है वो एक प्लेट्यू है, एक पठार है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन. और इस प्लेटू के नॉर्थ में छत्तीसगढ़ का प्लेन, मैदानी इलाका है. एंड द साउथ इज द गोदावरी प्लेन. और साउथ में गोदावरी का इलाका है. द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट. और ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंद्रावती नदी यहाँ से गुजरती है. नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक बस्तर लिव इन बस्तर. तो बस्तर में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे मारिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, है ना, ये सब ट्राइब का नाम है. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, बट शेयर कस्टम एंड बिलीव. लेकिन उनका जो कस्टम है, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो विश्वास है, ये एक जैसा है. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ. तो बस्तर के लोग ऐसा मानते थे कि ज़मीन जो है हर किसी को बिलोंग करता है और हर किसी को बराबर मात्रा में मिला है. एंड रिटर्न द टूक आफ्टर
द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट एग्रीकल्चर फेस्टिवल। और इस मतलब ज़मीन के बदले में जब ज़मीन से जो कुछ भी उपजता है उसका कुछ हिस्सा ज़मीन को दे देना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मी कैंप बस्तर में ऐसे डाला गया था 1910 में। तो फोटोग्राफ एंड आर्मी कैंप वाज टेकन इन बस्तर 1910। द आर्मी मूव्ड विद टेंट कुक्स एंड सोल्जर्स हेयर सेपोइज गार्डिंग द कैंप अगेंस्ट द रिबल्स। तो यहाँ पे काफ़ी जो विद्रोह हुआ था उसको गार्ड करने के लिए कुछ सिपाही को यहाँ पे बैठाया गया था। इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर। अर्थ के अलावा ये नदी को भी पूजनीय मानते हैं, फॉरेस्ट माउंटेन हर किसी को पूजनीय मानते हैं। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट सोर्स बाउंड्री लाई द लोकल पीपल लुक आफ्टर द नेचुरल रिसोर्स विद इन द बाउंड्री। हर विलेज का अपना एक बाउंड्री हुआ करता था और जो लोकल लोग होते थे अपने अपने बाउंड्री को गार्ड करते थे, अपने बाउंड्री के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्स होता था उसको गार्ड करते थे, उसका देखभाल करते थे। ई पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी या फिर दंड या फिर और मैन इन एक्सचेंज। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई दूसरे गांव से कोई लकड़ी या फिर कुछ लाना चाहता था, कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाना चाहता था, तो उसके बदले उसको छोटा फी पे करना पड़ता था, जिसका डिफरेंट वहाँ के लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट नाम था। सम विलेजेज ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई इंगेजिंग वॉचमैन। तो कुछ विलेज जो यहाँ पे वॉचमैन भर्ती करते थे अपने जंगल को गार्ड करने के लिए, और वॉचमैन को अनाज मिलता था पेमेंट के रूप में, और ये पेमेंट पूरे गांव मिलकर दिया करते थे। एवरी ईयर देयर इज वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन द परगना। परगना बोलते हैं क्लस्टर ऑफ विलेजेज को। तो कहा जा रहा है कि हर साल एक बड़ा हंट होता था, मतलब कि बड़े लेवल पे शिकार किया जाता था, जहाँ पे जो हेडमैन है विलेज के जो मुखिया होते थे, ठीक है, ये जो क्लस्टर ऑफ विलेज के जो मुखिया होते थे, मीट एंड डिस्कस इशू ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो वहाँ पे इनके सामने एक तरह से डिफरेंट इशू को सॉल्व किया जाता था। अब द फियर्स ऑफ द पीपल, लोग यहाँ पे डरे हुए क्यों थे? तो व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिस्टोर 2,000 द फॉरेस्ट इन 1905, जब गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसा कहा कि 2/3 जो फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट का 2/3 इलाका को रिजर्व किया जाएगा, और रिजर्व फॉरेस्ट में किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, और यहाँ तक कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को भी बंद किया जाएगा। हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द पीपल ऑफ बस्तर वेर वेरी बॉडी। तो इस कारण से जो बस्तर के लोग थे काफ़ी चिंतित हो गए। सम विलेजर्स वेर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कहा जा रहा है कि कुछ विलेजर्स को बस्तर के जंगलों में इसलिए रहने दिया जा गया कि कोई लोग अंग्रेज को ये बोले कि हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे, आपके लिए पेड़ काटेंगे, आपके लिए लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करेंगे और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, जंगल को आग से ही बचाएंगे। सब्सिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेज, इसलिए इन लोगों को फॉरेस्ट विलेज कहा गया। पीपल ऑफ अदर विलेजेज वे डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन। जो बाकी विलेज के लोग थे उनको बिना नोटिस के, बिना कोई कंपनसेशन के वहाँ से घर छोड़कर जाने को कह दिया गया। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स। हालांकि विलेजर पहले से भी जो लैंड रेट बढ़ा दिया गया था, लैंड का रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, उसके कारण से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। फ्रीक्वेंट डिमांड ऑफ फ्री लेबर एंड गुड बाई कॉलोनियल ऑफिसर। जो कॉलोनियल के ऑफिसर थे, अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा हमेशा फ्री लेबर और गुड्स का डिमांड किया जाता था, इसके कारण से जो विलेजर्स थे पहले ही सफ़र कर रहे थे। देन केम द टेरिबल फेमाइन। उसके बाद एक फेमाइन आया 1899-1900 के बीच में, और 1907-1908 में फिर से आया। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। पीपल बिगन, तो उसके बाद जो है अंतिम में जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन हो गया कि 2/3 हिस्सा में कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है उन लोगों को और ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, एक तरह से बोल सकते हैं उनके लिए कि अंतिम ये हो गया। पीपल बिगन टू गैदर एंड डिस्कस देयर इशूज इन द विलेज काउंसिल। तो लोग यहाँ पे विलेज काउंसिल में, बाज़ार में जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो अपने हेडमैन से, प्रीस्ट से, या फिर जो गांव के जो बड़े लोग होते थे उनके सामने एक जगह इकट्ठा होकर के इस बातों को डिस्कस करने लगे कि अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय धुरवा ऑफ द कांगर फॉरेस्ट। तो एक कांगेर फॉरेस्ट है, उसके जो धुरवा लोग थे उसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। फिर रिजर्वेशन फर्स्ट टू प्लेस, वहीं पे पहली बार फॉरेस्ट रिजर्वेशन किया गया था। Although there was no single leader, many people speak of Gunda Dhur from the village Nethanar as an important फिगर इन द मूवमेंट। क्या करें कि हालांकि इसको कोई नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोगों को नेता की तरह यहाँ पे माना जाता है कि इनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ था। इन 1910 मैंगो वप्स अ लंप ऑफ अर्थ चिली एंड एरो बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। दिस वर एक्चुअली मैसेज इनवाइटिंग विलेजर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जैसे यहाँ पे कुछ सामानों को यहाँ पे सर्कुलेट किया गया विलेज में, एक तरह से सिंबल के फॉर्म में, मतलब लोगों को मैसेज दिया गया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग को विरोध करना है, रिबेल करना है। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस। जो रिबेलियन के जो एक्सपेंस होता था, रिबेलियन का जो खर्च होता था, जो विद्रोह करते थे वकील, उसमें कुछ पैसा जो खर्च होता था उसको सारा गांव मिलकर कंट्रीब्यूट करता था। बाजार से लूटेड, बाजारों को लूटा जाता था। थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स, स्कूल एंड पुलिस स्टेशन में वन ड्रॉप। कई पुलिस स्टेशन, कॉलेज, स्कूल, ये सब को लूटा गया, यहाँ पे उसको जला दिया गया, वहाँ से जो भी पैसा था उसको ले लिया गया।
ग्रेन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के बीच में। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वेर इन द सम एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड ऑपरेसिव लॉ। तो क्या कह रहा है कि अधिकांशतः लोग जो ऐसे लूटपाट में अटैक किए जाते थे वो अधिकांशतः अंग्रेज के समर्थक होते थे। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इन जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स। तो जैसे एक विलियम वार्ड है, एक विलियम वार्ड का नाम का एक आदमी है जो मिशनरी चलाता था, वो इस इवेंट को ऑब्जर्व किया, मतलब कि जब ये सब हो रहा था तो उस समय वहाँ पे था। और इसके बारे में लिखता है कि चारों डायरेक्शन से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन से यहाँ पे लोग जगदलपुर पुलिस स्टेशन में आ रहे थे, ठीक है। और उसमें मर्चेंट भी थे, फॉरेस्ट पियन भी थे, स्कूल मास्टर भी थे और कुछ इमिग्रेंट भी थे, मतलब कि दूसरे जगह से आए हुए लोग भी थे। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप टू सप्रेस द रिवेलियन। इस विरोध को या इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे यहाँ पे ट्रूप भेजा गया, एक तरह से बोल सकते हैं सैनिक का एक टुकड़ी भेजा गया। आफ्टर दैट दे मार्च टुवार्ड द विलेजेज फ्लगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड बीन टेक पार्ट इन द रिवेलियन। और उसके बाद जो भी विलेज में रिवेलियन में हिस्सा लिया था उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया। मोस्ट विलेजर वर डिसर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल। अधिकांशतः जो विलेज था वो खाली था क्योंकि लोग सब भाग के जंगल में चले गए थे। इट टुक 3 months फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल। ब्रिटिश को दोबारा कंट्रोल, पहले जैसा कंट्रोल पाने के लिए लगभग 3 महीने यहाँ पे मशक्कत करने पड़े। हाउएवर द नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। तो लेकिन गुंडाधुर को कभी और नहीं पकड़ पाए। इन अ मेजर विक्ट्री फ्रॉम द रिबल्स, वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्पोरली सस्पेंडेड। तो रिजर्वेशन का जो ये काम था उसको टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया गया। एंड एरिया टू बी रिजर्व रिड्यूस टू हाफ ऑफ द प्लान बिफोर 1910। तो जो पहले 2/3 एरिया को रिजर्व करना था अब 1/2 को किया जाने लगा। मतलब कि पहले जो लगभग 66% को रिजर्व करना था अब वो 50% के आसपास फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए बोलने लगे। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डजंट एंड हियर। तो यहीं पे जो है बस्तर के लोग और जंगल की लड़ाई यहाँ पे नहीं खत्म होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड। तो उस जंगल को रिजर्व करना फॉरेस्ट यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और लोगों को वहाँ से बाहर भेजना, ये चीज़ कंटिन्यू रहा। इन द 1970 द वर्ल्ड बैंक प्रपोज दैट 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट वुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो जिस 1970 में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि 4600 हेक्टेयर का जो एक नेचुरल साल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस किया जाए पाइन फॉरेस्ट से, मतलब उसको साल फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे पाइन रोपा जाए। पाइन रोपने से क्या होगा, उससे जो है पल्प बनेगा और पल्प से पेपर बनता है, मतलब पेपर इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे पेड़ रोपा जाए। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट दैट प्रोजेक्ट वाज स्टॉप। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो पर्यावरणविद लोग थे, उन लोग के विरोध के कारण फिर उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया। अब हम लोग इंडिया के बस्तर रीजन के बारे में तो पढ़ लिए, इंडिया के ही मतलब एशिया के दूसरे रीजन के बारे में पढ़ते हैं, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। तो लगभग उसी पीरियड में इंडोनेशिया में क्या हो रहा था उसके हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा एक आइलैंड है। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो जावा एक आइलैंड है जो आजकल फेमस है राइस प्रोड्यूसिंग के लिए, है ना, चावल उगाने के लिए फेमस है इंडोनेशिया। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन किसी ज़माने में इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जंगल था, मतलब पूरी तरह से जंगल से ढका हुआ था। द कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया वेयर द डच। जो कॉलोनियल पावर थे इंडोनेशिया में वो डच थे। एंड एज वी विल सी देयर वेर मैनी सिमिलरिटीज इन द लॉ फॉर द फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो वहाँ पे जो कॉलोनियल पावर थे डच थे, और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिमिलरिटी था फॉरेस्ट कंट्रोल लॉ में, है ना, इंडोनेशिया में और इंडिया में। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडोनेशिया में जावा वो जगह था जहाँ से डच लोग जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट किए। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फॉर जावा टू बिल्ड शिप। जिस तरह से ब्रिटिश यहाँ पे टिम्बर, ऐसा टिम्बर चाहते थे जिससे जहाज़ बनाया जा सके, उसी तरीके से जावा मतलब डच लोग थे वो चाहते थे जावा में ऐसे पेड़ को उगाएं जहाँ पे जहाज़ बना सके, जिस पेड़ से जहाज़ बना सके। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। तो 1600 ईस्वी में देखा जाए तो जो जावा का पॉपुलेशन था लगभग 3.4 मिलियन था। देर वेर मैनी विलेजेज इन द फर्टाइल प्लेन्स बट देर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो क्या करें कि बहुत सारा फर्टाइल प्लेन था गाँव में, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह भी था जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस किया जाता था। अब है द वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा के लकड़ी काटने वाले लोग।
द कलांग्स है ना, तो कलांग्स एक कम्युनिटी था जावा का। द कलांग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर। ये फॉरेस्ट कटर होते थे, मतलब कि जंगल काटने में काफ़ी स्किल्ड होते थे। एंड सिमटिंग कल्टिवेटर्स, दे वेर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द मैटरम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट द 600 कलांग फैमिली वेर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स। ये लोग इतने पावरफुल थे कि जब एक किंगडम में कन्फ्लिक्ट हुआ, जब एक किंगडम टूटा, किंगडम का नाम था माताराम किंगडम, तो ये जो थे 6000 फैमिली थे कलांग फैमिली, उनको दो पार्ट में बांटा गया। विदाउट दियर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड द किंग टू बिल्ड पैलेसेज। बिना कलांग कम्युनिटी के एक्सपर्टीज़ के यहाँ पे टीक फॉरेस्ट को नहीं हार्वेस्ट किया जा सकता था और बिना उसके महल नहीं बनाया जा सकता था। तो इसलिए 3,000 फैमिली 2 स्टेट में बांट दिया गया। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Johanna, but the uprising were suppressed. तो हालांकि कलांग कम्युनिटी के द्वारा जो डच लोग के बात को नहीं माना गया, बल्कि इन लोगों के द्वारा एक रेसिस्ट, मतलब कि इधर से विरोध किया गया और डच फोर्ट को ये लोग अटैक किए, लेकिन जो यहाँ पे अपराइजिंग होने के पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कि डच लोग यहाँ पे काफ़ी तैयारी में इन लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा। तो 19वीं शताब्दी में जब यहाँ पे टेरिटरी को कंट्रोल करने की बात आया, है ना, टेरिटरी को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो गया, न कि सिर्फ पीपल को। पहले क्या होता था, सिर्फ लोगों को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था, लोग जिस तरीके से अपना यूज करते थे ज़मीन को करने दिया जाता था। लेकिन अब जो है ज़मीन को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाने लगा। द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा, तो डच के द्वारा भी जावा में फॉरेस्ट लॉ को लाया गया, फॉरेस्ट लॉ यहाँ पे इनेक्ट किया गया। रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर एक्सेस टू फॉरेस्ट, जिसमें कहा गया कि विलेजर लोग जो है जंगल में नहीं जा सकते। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, अब जो है लकड़ी को सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काटा जाएगा, लाइक मेकिंग रिवर बोट और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, जैसे हाउस बनाने के लिए, रिवर बोट बनाने के लिए, लाइक मेकिंग रिवर बोट्स कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज मैनी एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। और भी किसी खास फॉरेस्ट से, और वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी को देख रेख में ये सब कुछ होगा। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन द यंग स्टैंड, विलेजर्स को यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग करने के लिए पनिश किया जाता था। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, यदि बिना परमिट के लकड़ी को ढोया जाता था तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलता था। ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स कार्ट और कैटल। As in India, the need to manage forest for ship building a railway led to the introduction of forest service। तो जिस तरीके से इंडिया में फॉरेस्ट सर्विस का इंट्रोडक्शन किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जंगल काटने के लिए मतलब कि रेलवे लाइन बिछाने का लकड़ी का ज़रूरत था, तो इसीलिए फॉरेस्ट सर्विस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया। इन 1882 2,80,000 स्लीपर्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन, तो 2,80,000 स्लीपर सिर्फ जावा से एक्सपोर्ट किया गया था। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू बी कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। तो क्या करा, उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो इसके लिए लेबर का भी ज़रूरत होगा, इतना सारा स्लीपर काटने के लिए। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन द लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, तो जो फॉरेस्ट में लैंड पे कल्टिवेशन हो रहा था उस पर सबसे पहले डच के द्वारा एक इम्पोज टैक्स लगाया गया। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट एंड एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दिस रेंट्स इफ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलो फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। और यदि कोई गांव ऐसा बोल देता था कि हम फ्री में टिम्बर दे देंगे, मतलब कि फ्री लेबर देंगे और बफेलो अपना देंगे इसको कैरी करने के लिए, तो उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता था, मतलब उन लोग से टैक्स नहीं लिया जाता, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लांडोगिंस्टीन सिस्टम। ठीक है, ब्लांडोगिंस्टीन सिस्टम। लेटर इंस्टीड ऑफ रेंट एग्जेम्पशंस फॉरेस्ट विलेजर्स वेर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट वाज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन बाद में रेंट एग्जेम्पशन के बदले इनको कुछ पैसा दिया गया, छोटा कम मात्रा में मजदूरी दिया गया, लेकिन इनका कल्टिवेशन फॉरेस्ट मतलब कि राइट जो था कल्टिवेट करने का, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब कि इसका विरोध किया गया, इसको रोक दिया गया, एक पाबंदी लगा दी गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।